तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट क्लास में हमने द राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज रूल्स 2003 का चैप्टर 9 और 10 किया था। आज हम चैप्टर 11 और 12 यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आप सब लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम जो है अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर 11 है वो है लैंड डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड। लैंड डेवलपमेंट बैंक, ये हमने एक्ट के अंदर जो है चैप्टर 12 में पढ़ा था लैंड डेवलपमेंट बैंक, और यहाँ पर रूल्स में हम चैप्टर 11 में पढ़ेंगे कि इससे रिलेटेड रूल्स क्या है। तो फर्स्ट हमारे पास में आता है रूल नंबर 83, विच इज द प्रोसीजर फॉर सबमिशन एंड कंसिडरेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर लोन्स फ्रॉम द लैंड डेवलपमेंट बैंक। यानी कि लैंड डेवलपमेंट बैंक से अगर किसी को लोन लेना है तो उसका एप्लीकेशन किस तरह से किया जाएगा और उस एप्लीकेशन को जो है कंसीडर किस तरह से किया जाएगा, इसका प्रोसेस जो है हमारे रूल 83 में दिया हुआ है। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा वो लैंड डेवलपमेंट बैंक जो निर्धारित करेगी उस फॉर्म में किया जाएगा, जो रजिस्ट्रार के द्वारा इसकी मंजूरी होगी। एक फॉर्म होगा जिसको रजिस्ट्रार मंजूर करेगा और लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है वो उसी फॉर्म में जो है अपना आवेदन देगा। इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सूची शामिल होगी, और सारे जो लैंड डेवलपमेंट बैंक है, भले ही वो स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक हो या फिर जो उससे नीचे के डिस्ट्रिक्ट लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है, वो यहाँ पर फॉर्म की पर्याप्त प्रतियां रखेगा। यानी जो भी इंसान, कोई इंसान अगर लोन लेने जा रहा है तो उसे बैंक ये बोल करके मना नहीं कर सकता कि हमारे पास में फॉर्म नहीं है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। पर्याप्त प्रतियां जो है वहां पर रखी जाएगी। नेक्स्ट है आवेदन जमा करने वाले अधिकारी। प्रत्येक बैंक एक रिसीविंग ऑफिसर जो है वो यहाँ पर नियुक्त करेगा, जिसका नाम, पदनाम और पता निर्दिष्ट करेगा, जो ऋण आवेदन प्राप्त करने का काम करेगा। ये जो रिसीविंग ऑफिसर है इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा कि अगर कोई लोन लेने के लिए कोई एप्लीकेशन दे रहा है उसको रिसीव करे। यहाँ पर क्या होगा, जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जो भी कॉपीज हैं वो सही से लगी हुई है या नहीं, वो ये चेक करेगा, और उसके बाद में जो फॉर्म यहाँ पर जमा करवाने का जो निर्धारित शुल्क है वो, और 1 शेयर के बराबर की राशि जो है यहाँ पर रिसीविंग ऑफिसर्स को जमा करवानी पड़ेगी। कितनी जमा करवानी पड़ेगी? 1 शेयर के बराबर। अगर जिस लैंड डेवलपमेंट बैंक से आप लोन लेने जा रहे हैं उसका 1 शेयर जितनी राशि का होगा, 1 शेयर जितने रुपयों का होगा, उतना पैसा आपको यहाँ पर पहले एप्लीकेशन के साथ में जमा करवाना पड़ेगा। उसके बाद में आवेदन पर वो अपना हस्ताक्षर करेगा, और जो रिसीविंग है उसकी डेट और पदनाम जो है वो यहाँ पर अंकित करेगा, हस्ताक्षर करके अपना नाम और रिसीविंग डेट से यहाँ पर डाल देगा। और उसके बाद में एक रजिस्टर रखेगा। ये रजिस्टर मेंटेन करना बहुत जरूरी है, कालानुक्रमिक, यानी डेट वाइज जो है कितने एप्लीकेशन उसके पास में आए, उन एप्लीकेशन का रिकॉर्ड वो यहाँ पर रखेगा। ये रिसीविंग ऑफिसर जो है उसकी ड्यूटी है। अब रिसीविंग ऑफिसर है उसके पास में यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन आ गए। एप्लीकेशन आने के बाद में आगे की प्रोसेस क्या होगी, एक पब्लिक नोटिस जारी किया जाएगा। जो आवेदन है वो उप रजिस्ट्रार को या फिर सहायक रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा। ये रिसीविंग ऑफिसर क्या करेगा, खुद से डिसीजन नहीं लेगा, या तो ये उप रजिस्ट्रार यानी डेप्यूटी रजिस्ट्रार या फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार को यहाँ पर भेजा जाएगा, जो पब्लिक इंक्वायरी ऑफिसर के रूप में काम करेगा। ये यहाँ पर किसके रूप में काम करेगा, पब्लिक इंक्वायरी ऑफिसर। पब्लिक इंक्वायरी ऑफिसर क्या होता है, आपने एप्लीकेशन दिया लैंड डेवलपमेंट बैंक को कि मेरे पास ये इतनी जमीन है, इतनी प्रॉपर्टी है, और इसके ऊपर जो है, देखिए सबसे पहले तो लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है वो किस लिए लोन देता है, भूमि सुधार के लिए देता है। आपकी भूमि में सुधार करना हो, कोई मकान बनाना हो, या फिर कोई स्टोरेज के लिए कुछ स्ट्रक्चर खड़ा करना हो, पशुपालन, ये सब चीजें हमने देखी थी, इसके लिए ये लोन देता है। तो ये जो पब्लिक इंक्वायरी ऑफिसर है ये होगा कौन, डिप्यूटी या फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार। ये इंक्वायरी करेगा कि आप जिस जमीन को गिरवी रख करके लोन लेने के लिए आपने एप्लीकेशन दिया है वो आपके नाम है या नहीं, सही है या नहीं, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये जांच कौन करेगा, पब्लिक इंक्वायरी ऑफिसर करेगा। यहाँ पर 8 दिनों का सार्वजनिक नोटिस यानी पब्लिक नोटिस जारी किया जाएगा। कितने डेज का, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, 8 डेज का पब्लिक नोटिस इश्यू किया जाएगा। 8 डेज का, जिसके अंदर अगर कोई ऑब्जेक्शन करना चाहता है तो आकर के ऑब्जेक्शन कर सकता है कि फला आदमी ने लोन के लिए जो एप्लीकेशन दी है उसमें जमीन जो है वो विवाद की है या उसके नाम की नहीं है। वॉटेवर ऑब्जेक्शन जो भी है वो 8 दिनों के अंदर यहाँ पर आकर के जमा करवाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास में अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो क्या होगा, ऑब्जेक्शन आने पर जो ये पब्लिक इंक्वायरी ऑफिसर है वो जिन ऑब्जेक्शन पर विचार करेगा और आवेदन को 2 दिनों के भीतर भूमि विकास बैंक को भेजेगा।
देखिए पहले जो भूमि विकास बैंक है, लैंड डेवलपमेंट बैंक के अंदर एक रिसीविंग ऑफिसर होगा जिसके पास एप्लीकेशन आएगा। ये पब्लिक इंक्वायरी ऑफिसर को भेजेगा, पब्लिक इंक्वायरी ऑफिसर जो है इंक्वायरी करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट, इंक्वायरी कैसे करेगा, इंक्वायरी करके 8 दिनों का जो है एक पब्लिक नोटिस जारी करेगा। उसमें अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो ऑब्जेक्शन वापस कहाँ पर भेज दिया जाएगा, लैंड डेवलपमेंट बैंक को भेज दिया जाएगा। इसके बाद में जो है एक जांच अधिकारी होगा, इंक्वायरी ऑफिसर। बैंक एक जांच अधिकारी नियुक्त कर सकता है। पहले हमने यहाँ पर क्या किया था, पब्लिक इंक्वायरी ऑफिसर जो यहाँ पर क्या करता है, पब्लिक नोटिस देता है। और उसके बाद में यहाँ पर एक जांच अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो क्या करेगा, जमीन का निरीक्षण करने के लिए जाएगा और आवेदक की चुकौती क्षमता का आकलन करेगा। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन आया, ऑब्जेक्शन आने के बाद में यहाँ पर जो है हमने एक इंक्वायरी ऑफिसर यहाँ पर रखा है, और ये इंक्वायरी ऑफिसर ऑब्जेक्शन नहीं आने पर भी भेजा जाएगा, जो ये जांच करेगा कि भाई ये जमीन आपने जिसको लेकर के आए हैं वो सही है या नहीं, आपने जितना आप लोन मांग रहे हैं उतना आप चुका पाएंगे या नहीं, आपकी कैपेसिटी है या नहीं, वो भी यहाँ पर जाकर के कौन चेक करेगा, इंक्वायरी ऑफिसर। और 15 दिनों के अंदर ये जांच पूरी करके इसकी रिपोर्ट जो है लैंड डेवलपमेंट बैंक को दे दी जाएगी। लैंड डेवलपमेंट बैंक को देने के बाद में ऋण की राशि कितनी है, सिक्योरिटी क्या है और उद्देश्य क्या है, इसका विवरण भी यहाँ पर दिया जाएगा पब्लिक सॉरी इंक्वायरी ऑफिसर द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास में इस लोन को अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है, ये लैंड डेवलपमेंट बैंक यहाँ पर तय करेगा। कितने दिनों के भीतर, 30 दिनों के भीतर, 30 डेज का टाइम है। तो सबसे पहले रिसीविंग ऑफिसर के पास में एप्लीकेशन आता है, फिर पब्लिक जो इंक्वायरी ऑफिसर है उसके पास में यहाँ पर जाता है और वो नोटिस जारी करता है 8 दिनों का। 8 दिनों के बाद में अगर कोई ऑब्जेक्शन होता है तो इंक्वायरी ऑफिसर को भेजा जाता है जमीन की जांच करने के लिए। इंक्वायरी ऑफिसर है जब अपना वापिस अपनी रिपोर्ट जो है वो एलडीबी को दे देता है, तो 30 दिनों के अंदर उसे फैसला लेना होता है कि इस इंसान को हम यहाँ पर लोन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। अगर ये नहीं निर्णय कर रहा है तो फिर ये रजिस्ट्रार को अपनी रिपोर्ट भेज देगा। अगर वो रिजेक्ट कर रहा है तो इस मामले में कारण बताया जाएगा कि हम किस कारण से आपका लोन जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं। और ये पूरा जो काम है जो अब तक हो रहा है इसकी टाइम फ्रेमिंग 4 महीने होनी चाहिए। ये संपूर्ण कार्य जो है 4 महीने में पूरा हो जाना चाहिए, नहीं तो ये मामला कहाँ भेजा जाना चाहिए, रजिस्ट्रार के पास भेजा जाना चाहिए। अब जो है ऋण मिल गया, लोन जो है अगर अप्रूव हो गया ये सारी प्रोसेस होने के बाद में, तो आगे क्या, लोन अप्रूव होने के बाद में जो जिसने एप्लीकेशन दिया है उसको बैंक के शेयर खरीदने होंगे। मेंबर्स को जो है शेयर खरीदने होंगे। जो मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर हमने देखा था, मेंबर बनने के लिए मिनिमम जो है कितने शेयर्स यहाँ पर खरीदने आवश्यक है। पहले एक शेयर की पूंजी का भुगतान उसने एप्लीकेशन के साथ में कर दिया है, बाकी जो शेयर्स की रकम बची है वो अदा करके शेयर खरीदने जाएगी, शेयर जो है वो खरीदे जाएंगे। उसके बाद में जो लोन है उसकी पहली किस्त जो है 15 दिनों के भीतर उसको जमा करवानी पड़ेगी। आपको लोन मिला, लोन का पैसा मिलने के 15 दिनों के भीतर भीतर आपको जो है उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है जमा करवानी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास में है रूल नंबर 84 एंड विच इज रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स अंडर सेक्शन 78, यानी धारा 78 के अंदर दस्तावेजों की प्रतियों का पंजीकरण। जो धारा 78 के अंदर जितने भी दस्तावेज हैं उनकी प्रतियां, जो प्रतियां हैं वो 3 महीने के भीतर रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी। धारा 78 में क्या होता है ये आप मुझे बताएंगे। धारा 78 में जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, जो लोन लेने के लिए जो जमीन दी जाती है उसका रजिस्ट्रेशन होता है ना, तो वो रजिस्ट्रेशन की जितनी भी कॉपीज होती है वो कहाँ पर जाएगी, रजिस्ट्रार को सारी की सारी लोन अप्रूव होने के बाद में जो कॉपीज होगी वो भेजी जाएगी। आप एक बार फिर से इसको श्योर कर लेना कि जो सेक्शन 78 है उसके अंदर क्या होता है, हमने रूल्स पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट है रूल 85, अथॉरिटी टू लैंड डेवलपमेंट बैंक टू एक्सरसाइज पावर अंडर सेक्शन 89। सेक्शन 89 के अंदर जो भूमि विकास बैंक है उसको अधिकार दिए गए हैं। रजिस्ट्रार यहाँ पर किसको अधिकार दे रहा है, भूमि विकास बैंक को अधिकार दे रहा है। धारा 89 के अंदर, सेक्शन 89 के अंदर जो अधिकार है वो धारा मतलब रजिस्ट्रार भूमि विकास बैंक को दे रहा है। ये रूल नंबर 85 के अंदर मेंशन्ड है। जो भी मॉर्गेजेस जो हैं उनको जब्त करना, इससे रिलेटेड जो भी है अधिकार वो यहाँ पर इनको दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में रूल नंबर 86 व्हिच इज अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर एंड हिज पावर अंडर सेक्शन 89। अब 89 के अंदर एक रिसीवर भी होता है, जो रिसीवर की नियुक्ति है और उसका अधिकार क्या होगा ये हम देखेंगे। रिसीवर जो है वो कौन यहाँ पर नियुक्त करता है, यहाँ पर स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक, यानी राजस्थान राज्य की स्टेट लैंड डेवलपमेंट जो कि एक ही होती है उसके द्वारा यहाँ पर रिसीवर नियुक्त किया जाता है।
और रिसीवर जो है वो गिरवी संपत्ति की आय और उत्पादन का प्रबंधन करेगा। जो भी गिरवी संपत्ति रखी हुई है बैंक के पास में, उससे कितनी आय हो रही है और उसका जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर उसका जो प्रबंधन है वो कौन करेगा? उत्पादन और आय का, प्रोडक्शन और इनकम का प्रबंधन जो है वो रिसीवर करेगा। रिसीवर को हटाना, पर्याप्त कारण होने पर यहाँ पर रिसीवर को हटाया जा सकता है। जो भी भूमि विकास बैंक यहाँ पर जमीनें जब्त करती है उसके लिए एक रिसीवर होता है जो जमीन को अपने कंट्रोल में रखता है, और अगर उसके खिलाफ कोई पर्याप्त कारण मिल जाता है तो रिसीवर को हटा करके नया रिसीवर अपॉइंट किया जा सकता है। और रिसीवर पद जो है वो अगर नियुक्त है तो नया रिसीवर नियुक्त किया जाएगा। ये तो बहुत ही नॉर्मल बात है। रिसीवर क्या होता है? रिसीवर वो होता है कि भूमि विकास बैंक के पास जितनी भी प्रॉपर्टीज है जो उनके कब्जे में है, उनको ये जो है अपने पास में अपने मैनेजमेंट में रखता है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, पावर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑफिसर अंडर सेक्शन 89। अब सेल ऑफिसर कौन होता है? सेल ऑफिसर तब नियुक्त किया जाता है जब किसी ने लोन लिया हो, उसको चुका नहीं पा रहा हो। ऐसे केस में लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है वो एक सेल ऑफिसर को नियुक्त करती है जो जाकर के उस जमीन को बेचता है। तो बैंक द्वारा सेल ऑफिसर नियुक्त किया जाता है जो गिरवी संपत्ति की बिक्री का कार्य करेगा। नेक्स्ट हमारे पास में रूल 88 है, व्हिच इज प्रोसीजर फॉर distress and sale of the produce of the mortgages land and sale of mortgaged properties, यानी गिरवी भूमि के उत्पादन की जब्ती, बिक्री तथा गिरवी संपत्ति की बिक्री की प्रक्रिया। अब यहाँ पर किसी ने लोन नहीं चुकाया तो हम क्या क्या चीज जब्त कर सकते हैं? पहली बात जो है, जो उत्पादन है, जो उत्पादन हो रहा है उस जमीन से, उसको जब्त कर सकते हैं। लोन नहीं चुकाया, आपकी फसल खड़ी है तो बैंक आकर के खड़ी फसल को जब्त कर सकता है और उसे कटवा करके बिकवा सकता है। या फिर आपने फसल जो है काट ली है, काटने के बाद में रखी हुई है स्टोरेज के अंदर, उसको जब्त किया जा सकता है। या फिर जो भूमि है उसकी खुद की बिक्री की जा सकती है। तो गिरवी संपत्ति की बिक्री के लिए नोटिस गिरवीदार, सुरक्षा रखने वाले व्यक्ति और अन्य संबंधित पक्षों को दिया जाएगा। सबसे पहले क्या दिया जाएगा? नोटिस दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? कि आपने ये किस्त जो है नहीं चुकाई है, इसके लिए आपके यहाँ से जो आपकी जमीन है उस पर या फिर उससे जो प्रोडक्ट निकला है, जो प्रोड्यूस हुआ है, उसको जब्त किया जा सकता है। ये सबसे पहले जिसने लोन लिया है उसको बताया जाएगा। उसके बाद में जो गारंटर है उसको भी नोटिस दिया जाएगा और कोई संबंधित अन्य पक्ष है उसको भी यहाँ पर नोटिस दिया जाएगा। और उन्हें भुगतान करने के लिए 3 महीने का समय दिया जाएगा। कितना समय दिया जाएगा? 3 महीने का समय दिया जाएगा कि आप हमारा लोन जो है वो क्लियर कर दो। अगर 3 महीने के अंदर आपने ये क्लियर नहीं किया तो आपकी जमीन की यहाँ पर क्या हो सकती है? नीलामी हो सकती है। 89 है कि धारा 89 के तहत राज्य भूमि विकास बैंक या ट्रस्टी द्वारा कार्य की परिस्थितियां, जो हमने सेक्शन 89 में पढ़ा था कि अगर कोई बैंक जो है वो कार्रवाई नहीं करता है तो कार्रवाई कौन करेगा? यहाँ पर ट्रस्टी। ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट जो है वो किस सेक्शन में होती है ये आप मुझे बताएंगे। ट्रस्टी यहाँ पर रजिस्ट्रार के समान ही होता है लैंड डेवलपमेंट बैंक में। यदि भूमि विकास बैंक कोई कार्य नहीं करता है, ये कार्रवाई नहीं करता है बेचने की, तो राज्य भूमि विकास बैंक यानी बोलते हैं स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक, यानी बहुत सारे लैंड डेवलपमेंट बैंक होते हैं हमारे पास में, लैंड डेवलपमेंट बैंक, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में काम करते हैं और इनके ऊपर की जो संस्था होती है ये क्या होती है? स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक। स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है वो कार्रवाई करेगा अगर ये लैंड डेवलपमेंट बैंक काम नहीं कर पा रहे हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर वर्किंग में है। और अगर स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक भी कार्य नहीं कर रहा है तो फिर कौन करेगा? यहाँ पर ट्रस्टी जो है वो कार्रवाई करेगा। और ट्रस्टी कार्रवाई करवा करके उस जमीन को जिसके ऊपर लोन की वापस भरपाई नहीं हो पा रही है, जो लोन है और वो चुकाया नहीं जा रहा है, उसको यहाँ पर नीलाम कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास में है रूल नंबर 90, which is submission of report for confirmation of sale under 90। धारा 90 के तहत जो हमने नीलामी करके बिक्री करी थी जमीन की, उसकी रिपोर्ट जमा करना। जब कोई गिरवी संपत्ति है उसको बिक्री कर दी जाती है, उसकी नीलामी कर दी जाती है, कहां पर? लैंड डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। तो ऐसे केस में क्या होता है? स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक और रजिस्ट्रार जो है उसको रिपोर्ट दी जाती है। कौन देगा यहाँ पर रिपोर्ट? रिपोर्ट देंगे हमारे लैंड डेवलपमेंट बैंक। किसे देंगे? स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक और रजिस्ट्रार दोनों को यहाँ पर जो है बेचने के बाद में पुष्टि करने के लिए रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ परचेज। अब हमने
रजिस्ट्रार को स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक को जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दी, पुष्टि प्रमाण पत्र दे दिया कि इस जमीन की बिकावली हो चुकी है। अब जिसने खरीदी है उसके लिए क्या होगा, खरीदार को यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो फॉर्म जे के अंदर होगा ये सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर दिया जाएगा जिसने भी जमीन खरीदी है। आपको एक चीज और याद रखनी है, मैं आपको एक से एक चीज बता देता हूँ कि अगर किसी ने जमीन खरीद ली और पिछला जो मालिक है वो उसका कब्जा नहीं दे रहा है किसी जमीन का, तो ऐसे केस में हमने एक पे पढ़ा था कि कब्जा जो है वो कैसे लिया जा सकता है, कब्जा लेने की प्रोसेस क्या होगी और कब्जा जो है लेने वाले अधिकारी का नाम क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है रूल नंबर 92, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज बाय लैंड डेवलपमेंट बैंक। भूमि विकास बैंक द्वारा खरीदी गई अचल संपत्ति का बिक्री। खरीदी गई का मतलब यही है, ये जब्त की गई है एक तरीके से, यानी अगर भूमि विकास बैंक जो है वो क्या करता है, कोई इंसान लोन ले लेता है, वो लोन नहीं चुका पाता है, तो उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी जो है, सॉरी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो अपने नाम कर लेता है। मान लीजिए कोई किसी ने लोन नहीं चुकाया और वो जमीन की नीलामी भी नहीं हो रही है, दोनों दो केस का यहाँ पर, एक केस हमारे पास ऐसा है कि जो लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है इसका लोन का चुकान नहीं हो रहा है, तो वो जाकर के जिसने लोन लिया है उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर देता है, उसकी जमीन को बेच देता है। एक केस ऐसा आता है जिसके अंदर जो भूमि है जो लोन के बदले में गिरवी रखी गई थी वो बिक नहीं रही है, तो ऐसे में क्या करेगा लैंड डेवलपमेंट बैंक यहाँ पर उसे अपने नाम पे ट्रांसफर करवा देगा। क्या करेगा, अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लेगा, यानी उसे परचेज कर लेगा। और ये जो जमीन है जो लैंड डेवलपमेंट बैंक ने किसी से अपने नाम करवा ली है, हस्तांतरित करवा ली है लोन के बदले में, उसको 6 महीने के भीतर भीतर पब्लिक ऑक्शन से बेचा जाना जरूरी है। आज अगर वो बिक नहीं रही है, इसलिए लैंड डेवलपमेंट बैंक ने खुद खरीद लिया उससे जमीन, तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर फिर से बेचा जाएगा। और इसकी सूचना कहां पर दी जाएगी, अखबारों में, गांव में डंका पीटकर, चौपाल पे नहीं आते कि भाई फलाने की जमीन जो है उसकी नीलामी हो रही है, या फिर बैंक ने क्योंकि खरीद ली है, तो गांव में यही रहता है ना, पता नहीं लगता कई बार कि ये जमीन जो है वो 6 महीने पहले जो है बैंक को ट्रांसफर हो गई थी, तो चौपाल पे डंडा पीटा जाता है कि ये फला फला जमीन है, इसकी नीलामी होगी। ये डंका पीटा जाएगा और उसके बाद में चौपाल पर जो है नोटिस चिपका दिया जाएगा 3 दिन पहले। ये काम कब होगा, नीलामी से 3 दिन पहले होगा। कोई भी इच्छुक व्यक्ति यहाँ पर आकर के नीलामी में भाग ले सकता है, लेकिन नीलामी में भाग लेने के लिए जो है कुछ लोगों पे प्रतिबंध है, वो आप मुझे बताएंगे किन किन लोगों को नीलामी में भाग लेने पर प्रतिबंध है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। रूल नंबर 93 है, सर्टेन प्रोविजन ऑफ रूल 94 अप्लाई टू सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज अंडर चैप्टर 12 ऑफ द एक्ट। यानी नियम 94 के कुछ प्रावधान अचल संपत्ति की बिक्री पर भी लागू होंगे। यहाँ जो नियम 94 है उसमें जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज जो है उसकी बिक्री पर भी कुछ प्रावधान यहाँ पर लागू होंगे, और बिक्री का खर्च रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित पैमाने के अनुसार होगा। ऐसा नहीं है कि लैंड डेवलपमेंट बैंक ने किसी की जमीन को नीलामी से बेचा और उसने नीलामी का बिल इतना ज्यादा कर दिया कि अगले वाले की जमीन जो काफी ज्यादा थी, लोन ले चुकाने के बाद में उसको पैसा देना था, वो यहाँ पर इन लोगों ने नहीं दिया कि नीलामी में खर्च हो गया, वैसा नहीं होगा। रजिस्ट्रार जो यहाँ पर चार्ज तय करेगा वही आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में प्रोसीजर इन एग्जीक्यूशन ऑफ अवार्ड्स एक्सेट्रा, यानी अधिनिर्णयों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया। अब चैप्टर 12 जो है अवार्ड्स, डिक्रीज, ऑर्डर एंड डिसीजंस के ऊपर है। तो यहाँ पर कोई भी अवार्ड्स या फिर ऑर्डर दिया जाता है या डिसीजन लिया जाता है, तो उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा वो हम रूल नंबर 94 में पढ़ेंगे। जिसके पास भी यहाँ पर डिग्री धारक या रजिस्ट्रार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत व्यक्ति को धारा 100 की उपधारा 1 के खंड सी के प्रावधानों को लागू करने के लिए रिकवरी ऑफिसर के पास आवेदन करना होगा, जिसकी अधिकारिता में डिफॉल्टर रहता है या उसकी संपत्ति स्थित है। मतलब सीधी सी बात है कि अगर कोई बैंक जो है वो, उसने किसी को लोन दिया है, ऋण दिया है और वो चुका नहीं पा रहा है, तो ऐसे केस में क्या है, जिस जो अधिकृत व्यक्ति यानी जो अधिकृत बैंक है वो कहां जाएगा, वो रिकवरी ऑफिसर के पास जाएगा, जो धारा 100 की उपधारा 1 के अंदर है। आपको नॉर्मली जो है धारा 100 यानी सेक्शन 100 याद रखना है। ये किस रिकवरी ऑफिसर के पास में जाएगा, जिसकी अधिकारिता में डिफॉल्टर रहता है या उसकी संपत्ति स्थित है, जिसके अधिकार क्षेत्र के अंदर जो है डिफॉल्टर की प्रॉपर्टी स्थित है। ये कौन होते हैं जनरली आपको पता है, ये
जो रिकवरी ऑफिसर्स होते हैं वो किन किन को नियुक्त किया जाता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये रिकवरी ऑफिसर के पास में जाएगा। रिकवरी ऑफिसर पहले क्या करेगा, ऋणकर्ता के खिलाफ वसूली प्रक्रिया शुरू करेगा और मूल ऋणकर्ता से ऋण या मांग की वसूली करना असंभव है। यानी रिकवरी ऑफिसर जाएगा, जाकर के जिसने लोन लिया है उसको पकड़ेगा कि भाई तुमने लोन लिया है, ये जाकर के ये पैसा जमा कर दो। फिर देखता है कि इसके पास तो देने को पैसे ही नहीं है, इसने लोन तो ले लिया, खर्च भी कर दिया, लेकिन अब इसके पास में पैसे है नहीं। तो ऐसे केस के अंदर वो क्या करेगा, वो गारंटर को पकड़ेगा कि तूने गारंटी दी थी। कई लोग होते हैं जो आकर के क्या करते हैं, हर चीजों पे गारंटी देते हैं कि इसको भी लोन दे दो, उसको भी लोन दे दो, गारंटी में दे देता हूँ। तो वो गारंटर यहाँ पर धरे जाएंगे, पकड़ लिए जाएंगे और उसके खिलाफ भी यहाँ पर कार्रवाई हो जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी से भी पैसा वसूल किया जा सकता है। उसके बाद में रजिस्ट्रार जो निर्दिष्ट फॉर्म करेगा उसके हिसाब से आवेदन किया जाएगा। जो लैंड डेवलपमेंट बैंक है वो रजिस्ट्रार जिस फॉर्म को प्रारूप होगा उस प्रारूप में आवेदन किया जाएगा और आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित होगा। आवेदक ये इंगित कर सकता है कि वह गिरवी रखी गई अचल संपत्ति या अन्य संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है। यहाँ पर आवेदक कौन होगा, यहाँ पर आवेदक होगा लैंड डेवलपमेंट बैंक, भूमि विकास बैंक या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो भी आवेदक हो सकती है, या फिर कोई अन्य तरह की सोसाइटी जो जाकर के एप्लीकेशन देती है रिकवरी ऑफिसर को कि इस फला इंसान ने, फला मेंबर ने हमसे लोन लिया और वापस नहीं लौटा रहा है। तो ये सब के सब जितनी भी सोसाइटीज हैं वो ये भी बोल सकता है कि वह गिरवी रखी गई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसके खिलाफ एक्शन लेके इसको भिगवाना चाहता है, या फिर अन्य संपत्ति जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसके खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं। इसके लिए भी वो जो है एप्लीकेशन दे सकते हैं। जैसे ही एप्लीकेशन प्राप्त होगा, रिकवरी ऑफिसर जो जो विवरण दिया गया है कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा, लैंड डेवलपमेंट बैंक द्वारा, उनकी सत्यता की जांच करेगा और डिमांड नोटिस जारी करेगा। डिमांड नोटिस किसके पास में जाएगा, जिसने लोन लिया है उसके पास में डिमांड नोटिस जाएगा। और डिमांड नोटिस जाने के बाद में क्या होगा, विशेष आदेश ने डिमांड नोटिस जाने के बाद में उसको एक तय लिमिट के अंदर जो है लोन चुकता करना होगा, नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब जो एप्लीकेशन जो दे रहा है उसने कोई विशेष आदेश नहीं दिए हैं तो निम्नलिखित कार्य क्रम में जो है इसकी वसूली की जाएगी। अब किसी सोसाइटी ने कोई मेंशन नहीं किया हुआ है कि भाई हमने पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जो है हमारे इसने गिरवी रखी है उस पे कार्रवाई करनी है, नहीं हो तो फिर मूवेबल पे करनी है, या फिर आप सीधा जाकर के वहां पर इसके जो प्रोडक्ट है, जो प्रोड्यूस है फार्म का या खेती का, उसको जब्त कर सकते हैं। ऐसा कोई भी अगर उसके अंदर क्रम नहीं लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट क्रम क्या होगा, सबसे पहले उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर जो भी उसके ट्रैक्टर हो गए, पशुधन हो गया, या फिर जो भी उसने धान जो है वहां पर उगा करके काट करके रखा हुआ है वो भी मूवेबल ही है, मूव कर सकते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और अगर मूवेबल प्रॉपर्टी से वसूली हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर इमूवेबल पर जाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि लोन नहीं चुकाया तो सीधे जाकर के जमीन बेच दी, ये नहीं होगा। सबसे पहले उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी, उसके कोई भैंस बंधी हुई है तो उसको खोल लाएंगे, या फिर उसके पास में कोई धान रखा हुआ है उसको लेकर के आ जाएंगे, खड़ी फसल है तो उसको कटवा के बिकवा देंगे। अब अगर किसी के पास में कोई मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है और मूवेबल प्रॉपर्टी से जो पैसा मिला है वो अपर्याप्त है, इनसफिशिएंट है, तो ऐसे के अंदर जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, पहले मूवेबल प्रॉपर्टी पे कार्रवाई होती है, उसके बाद में जो है लास्ट ऑप्शन में रखते हैं कि अब सब कुछ मिलाकर के भी वसूली करने पे भी पैसा नहीं चुक रहा है, तो ऐसे केस में यहाँ पर जमीन बेची जाती है। जमीन जो है सीधी नहीं बेची जाती, क्योंकि हाँ ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज, लैंड डेवलपमेंट बैंक, इनका प्राइम मोटिव क्या है, प्राइमरी मोटिव ये है कि हम जो कमजोर वर्ग हैं, जो किसान हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा सहायता प्राप्त करें। तो ये किसी किसान की जमीन बिक जाना जो है एक बड़ी बात होती है, इसलिए प्रावधान भी ऐसे रखे गए हैं कि जमीन बेचने की नौबत ना आए, उससे पहले ही जो है इनकी वसूली हो जाए। लेकिन अगर कुछ नहीं होता है तो ऐसे केस में तो ऑब्वियसली जमीन बेचनी पड़ेगी। जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, सबसे पहले डिफॉल्टर को नोटिस देगा और उसकी जब्ती करेगा। नोटिस देगा, नोटिस देने के बाद में जो है उसके जो भी ट्रैक्टर है, जेसीबी है, गाय भैंस है, जो भी खेती की, जो भी उसके पास में धान है उसकी जब्ती करेगा। और जब
जैसे ही जब्त होगी, जब्त होने के बाद में कस्टडी जो है वो आवेदक को सौंपी जाती है। आवेदक यहाँ पर हमारे पास में क्या है? आवेदक हमारे पास में है लैंड डेवलपमेंट बैंक भी हो सकता है, सोसाइटी भी हो सकता है, या फिर सीसीबी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इनके पास में यहाँ पर कस्टडी लेकर के इनको सौंप दिया जाएगा कि ये हमने इसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है। जब्ती कब होगी? सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में ही की जाएगी। ऐसा नहीं है कि रात को 2 बजे पहुंच करके छापा मार दिया उसके ऊपर और छापा मार करके किसी की भैंसे खोल रहा है, ऐसा नहीं होगा। जो भी जब्ती है वो सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच की जाएगी। और जब्त की गई संपत्ति का मूल्य डिफाल्टर पर बकाया राशि के अनुपात में होगा। अगर जितना उनको ऐसा लग रहा है कि भाई इसने 1 लाख का ही लोन ले रखा है, तो आप एक भैंस ले आएंगे, एक उसका कोई छोटा मोटा बच्चा लेकर के आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप 10 की 10 भैंस खोल करके ले आए, क्योंकि जितना अनुपात है, जितना लोन है, उसको ध्यान में रखा जाएगा। उससे एक्सेस में यहाँ पर गलती नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है, फसल या भूमि के उत्पाद अगर जब्त किए जाते हैं। अगर कोई फसल जब्त की जाती है या भूमि का कोई उत्पाद है, मान लीजिए किसी का जो है कपास जब्त कर लिया, तो उन्हें बेचा जा सकता है, उन्हें बेच करके यहाँ पर वसूली की जा सकती है। सेल ऑफिसर जब्त की गई संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि किसी ने किसी सेल ऑफिसर ने जाकर के गाड़ी जब्त की और उस गाड़ी में बैठ करके आ रहा है, वो घूम रहा है, ऐसा नहीं होगा। अगर जब्ती हुई है तो जब्ती हुई संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है सेल ऑफिसर साहब आए और आकर के भैंस जब्त करके ले गए और उसको 1 महीने अपने घर पर रख करके दूध निकाल रहे हैं, वो संभव नहीं है। सेल ऑफिसर संपत्ति की जब्ती के लिए किसी भवन का दरवाजा तोड़ सकता है, लेकिन महिलाओं के कमरे में प्रवेश नहीं करेगा। अगर कोई महिलाओं का कमरा है तो उसको मैं यहाँ पर रूल के हिसाब से उसको प्रवेश जो है वर्जित है। और अगर संपत्ति महिलाओं के कमरे में है, उसे लगता है कि किसी ने जानबूझकर महिलाओं को बिठा दिया है यहाँ पर ताकि हम उसकी जब्ती नहीं कर पाए, जहां धान रखा हुआ है वहां पर 2 औरतों को बिठा दिया, तो ऐसे केस में पुलिस की मदद यहाँ पर ली जाएगी। और बिक्री से पहले 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा कि भाई हमने ये चीजें तुमसे जब्त किया है और इसको बेच देंगे 15 दिन में। और नीलाम उसको किया जाएगा जो सबसे ऊंची बोली यहाँ पर लगा रहा है। खरीदार को संपत्ति का भुगतान जो है वो नकद में करना होगा, तुरंत करना होगा। और संपत्ति अगर जबरन हटाई जाती है तो न्यायालय इसे बहाल कर सकता है। अगर कोई अपने लाठी डंडों के जोर पर जब्त की हुई संपत्ति को वापस लेकर के जाता है तो न्यायालय जो है इसे बहाल कर सकता है। यदि डिफाल्टर बिक्री से पहले पूरी राशि का भुगतान कर देता है, अब किसी की जो संपत्ति यहाँ पर जब्त हो गई और उसने तुरंत जो है कहीं से पैसे का जुगाड़ करके ला करके दे दिया कि अब मेरी आप भैंस लेकर के गए हो दो, और कर्जा ऊपर मेरे ऊपर है सिर्फ 70,000 का और मेरे पैसे हैं 1.5 लाख की, और आप इसे कहीं 90,000 में जी बेच दो, मेरे को नुकसान ना हो जाए। तो ऐसे केस में उसने जैसे तैसे अपना जुगाड़ बिठा करके ला करके लोन का पैसा जमा कर दिया, तो जो भी जब्ती हुई है उसको यहाँ पर रिहा कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में मोड ऑफ मेकिंग अटैचमेंट बिफोर अवार्ड एंड ऑर्डर, यानी अधिनियम या आदेश से पहले संपत्ति की जब्ती का तरीका। ये हमने पहले भी देखा था। कई बार क्या होता है, कोई ऑर्डर रजिस्ट्रार देता है, लैंड डेवलपमेंट बैंक यहाँ पर कोई ऑर्डर देता है, उससे पहले जिसने लोन ले रखा है उसको पता लग जाता है, किसी का चाचा काम कर रहा हो, ताऊ काम कर रहा हो, जान पहचान हो वहां पे, तो इनको ये पता लग जाता है कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी नीलाम होने वाली है, इससे पहले ही मैं इसको निपटा देता हूँ। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो रूल 94 के अंदर जो प्रक्रिया दी गई है उस हिसाब से यहाँ पर जब्ती की जाएगी। यदि जब्त की गई संपत्ति पर कोई दावा किया जाता है तो उसे जांच नियम 94 के अनुसार उसकी जांच की जाएगी। सिंपली मोटा मोटी बात यह है कि अगर ऐसा कोई अपनी प्रॉपर्टी को हटाने की योजना बना रहा है, मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको हटाने की योजना बना रहा है, या इमूवेबल प्रॉपर्टी को कहीं पर ट्रांसफर करने की योजना बना रहा है, तो बिना ऑर्डर के भी उसकी जब्ती की जा सकती है। रिकवरी ऑफिसर जब्ती को वापस ले सकता है यदि पक्षकार आवश्यक सुरक्षा जमा कर देता है। अगर जो अमाउंट है, सिक्योरिटी अमाउंट, वो जमा कर देता है तो वो जब्ती को वापस ले सकता है। या फिर कोई लिक्विडेटर अपॉइंट किया गया हो किसी सोसाइटी में और लिक्विडेटर ये बोल दे कि भाई इस इंसान से हम कुछ मांग नहीं रहे हैं, ये कोई पुरानी मिस्टेक की वजह से हुआ है, तो ऐसे केस में जब्ती वापस हो जाएगी। या फिर रजिस्ट्रार बोल दे कि इसे कोई भी राशि वापस करने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे केस में भी जब्ती वापस ले ली जाएगी। अब हमारे पास में रूल 96 विच इज प्रोसीजर फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज अटैच्ड अंडर 101, यानी 101 के अंदर जो अटैच की गई संपत्ति है, जो सेक्शन 101 उसके हिरासत की प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले तो आपको मुझे बताना है कि सेक्शन 101 क्या है और इसमें अटैचमेंट कैसा होता है।
ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यदि जब्त की जाने वाली संपत्ति जो है वो मूवेबल है तो उसकी वास्तविक जब्ती की जाएगी। वास्तविक जब्ती का मतलब जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको आप फिजिकली वहां जाएंगे, उसका कब्जा लेंगे और उसे उठा करके लेकर के आएंगे, तभी उसको जब्ती माना जाएगा, एक्चुअल सीजर किया जाएगा। लेकिन इमूवेबल है, कोई जमीन है, कोई मकान है, तो यहाँ पर क्या है, इसकी जब्ती का आदेश जारी किया जाएगा। यहाँ पर आदेश जारी किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप मकान और जमीन को उठा करके नहीं ला सकते, तो ऐसे केस में सिर्फ आदेश जारी किया जाएगा और आसपास प्रचारित किया जाएगा कि ये फला फला प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर जब्त हो चुकी है। नेक्स्ट इज रूल 97 एंड व्हिच इज इश्यू ऑफ प्रोक्लेमेशन प्रोहिबिटिंग प्राइवेट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति के निजी हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने की घोषणा। रजिस्ट्रार या उसके अधिकृत व्यक्ति धारा 100 के तहत कार्य करते हुए संपत्ति प्रभावित करने वाले प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करते समय एक घोषणा जारी करेगा। रजिस्ट्रार या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति धारा 100 के तहत कार्य करते हुए संपत्ति को प्रभावित करने वाले प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करते समय एक घोषणा जारी करेगा। यानी इसका जो प्राइवेट ट्रांसफर है वो नहीं किया जा सकता। जो प्रॉपर्टी आपने गिरवी रखी है उसका आप प्राइवेट ट्रांसफर नहीं कर सकते, किसी भी तरह का ट्रांसफर है जो यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन ऑफ अवार्ड्स और ऑर्डर्स इन स्पेशल केस। अब जो विशेष मामले होते हैं, स्पेशल केस होते हैं, उनके अंदर जो है कोई भी अधिनिर्णय है, कोई भी अवार्ड्स है, उसका एग्जीक्यूशन कैसे दिया जाएगा, इसके लिए वो क्या करेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर आवेदन दे रही है तो वो किसी अधिकारी को यहाँ पर जो है अपॉइंट कर देगा, विशेष रूप से जो है अपॉइंट कर देगा। जितने भी अधिकारी हमने पढ़े, जितने भी ऑफिसर्स हमने पढ़े, उसके अलावा जो है यहाँ पर किसी एक ऑफिसर को नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है रूल 99 व्हिच इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी व्हिच कैन नॉट बी सोल्ड। अब मान लीजिए पहले भी हमने बात करी थी, इस रूल के अंदर स्पेशली मेंशन है कि अगर कोई प्रॉपर्टी है जो बेची नहीं जा सकती है तो वो क्या करेगा, इसकी जांच रिपोर्ट कहां पर देगा, कोर्ट को, कलेक्टर को और रजिस्ट्रार को सौंपेगा और 6 महीने के भीतर भीतर संपत्ति लेने के लिए आवेदन कर सकती है। सोसाइटी जो है 6 महीने के भीतर भीतर संपत्ति लेने के लिए आवेदन कर सकती है। एक अगर बेचा नहीं जा रहा है तो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है तो वो जाकर के 6 महीने के भीतर भीतर संपत्ति ले सकती है। यहाँ पर संपत्ति के ट्रांसफर के लिए नोटिस जारी किया जाएगा कि फलाने को हमने ऋण जो लोन दिया था और उसके बाद में उसकी प्रॉपर्टी बेची नहीं जा रही है तो इसका ट्रांसफर हो रहा है। ऐसे केस में ट्रांसफर किसके पक्ष में होगा, ट्रांसफर जो है वो उस आदमी की प्रॉपर्टी सोसाइटी के अकाउंट में चली जाएगी, सोसाइटी के नाम पे उसकी क्या हो जाएगी, रजिस्ट्री हो जाएगी। यदि डिफॉल्टर या अन्य व्यक्ति बकाया राशि जमा कर देता है तो ऐसे केस के अंदर ऑब्वियसली जो है ट्रांसफर नहीं होगा। लोन जो है चुका नहीं पाए, लोन चुका नहीं पाए और प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है तो उस सोसाइटी को ये प्रॉपर्टी उसके नाम पर रजिस्टर कर दी जाएगी। सिंपल सा मतलब है इसका। नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर रिकवरी ऑफ सम ड्यू टू गवर्नमेंट। यानी अगर कोई सहकारी समिति है या उसके सदस्य हैं उनको जो है सरकार को कोई पैसा चुकाना है, सरकार का कोई बकाया है किसी भी तरह का पैसा, तो वो जो है यहाँ पर भू राजस्व यानी लैंड रेवेन्यू की तरह वसूला जा सकता है। ये कम से कम 20वीं बार यहाँ पर आ गया होगा कि राजस्थान सरकार जो है, हमारी सरकार अगर किसी सोसाइटी पे कोई भी चीज अगर उसकी बकाया है तो वो सिंपल सी बात है लैंड रेवेन्यू की तरह उसको वसूल किया जाएगा। ये हमारा चैप्टर जो है 11 एंड 12 यहाँ पर हो गए हैं। नेक्स्ट हम इसके एमसीक्यूज करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगर ये आपको समझ नहीं आए तो आप एक बार इस क्लास को दोबारा देख लीजिए और जब आपके दिमाग में सारी इंफॉर्मेशन पूरी आ जाए उसके बाद ही आप एमसीक्यू के पार्ट की तरफ बढ़िए। ये हमारी सेकंड लास्ट क्लास है, यानी कल जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम रूल्स का ये जो पूरी क्लास है उसको कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में जो भी छोटी मोटी चीजें रही है बैंकिंग से रिलेटेड जो नॉर्म है, आरबीआई एक्ट है, वो एक एक क्लास के अंदर आपका पूरा कवर करवा दिया जाएगा। तो 3 4 5 क्लासेस के अंदर जो है हमारा पूरा सिलेबस जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम मैं ये प्लानिंग कर रहा हूँ कि आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर जो है एमसीक्यूज की सीरीज चलाई जाए जिसके अंदर हम डेली सुबह जो है इसके कम से कम 30 से 40 एमसीक्यूज करेंगे ताकि आपने जो याद किया है उसको हम रिवाइज कर पाए और इसके साथ में 1 2 क्लासेस जो है वो किस तरह से याद करना है उसके ऊपर भी ली जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास में ये जो चैप्टर है इसके एमसीक्यूज क्या है, भूमि विकास बैंक से ऋण लाने के लिए आवेदन किस फॉर्म में किया जाता है। तो ऑब्वियसली रजिस्ट्रार जो निर्धारित करता है उसी फॉर्म में यहाँ पर
किया जाता है, या राज्य भूमि विकास बैंक, सॉरी रजिस्ट्रार नहीं करेगा, यहाँ पर बैंक करेगा। कौन करेगा? बैंक यहाँ पर जो निर्धारित करेगा उस फॉर्म में किया जाएगा। ऋण आवेदन फॉर्म की प्रतियां किसे उपलब्ध कराई जाती है? जो उधार लेने में इच्छुक है उन्हीं को करवाई जाएगी। रिसीविंग ऑफिसर क्या करता है? ऋण आवेदन प्राप्त करना, ऋण आवेदन की जांच करना, या ऋण आवेदन को रजिस्ट्रार को भेजना। तो ऋण आवेदन को प्राप्त करने का काम जो है वो रिसीविंग ऑफिसर करता है। जांच कौन करता है? जांच जो है वो इंक्वायरी ऑफिसर करता है। पब्लिक नोटिस कौन देता है? पब्लिक इंक्वायरी ऑफिसर देता है। नेक्स्ट हमारे पास में ऋण आवेदन प्राप्त होने के बाद रिसीविंग ऑफिसर क्या करता है? हस्ताक्षर करता है, रजिस्ट्रार को भेजता है, जांच अधिकारी को भेजता है, आवेदन को अस्वीकार करता है। देखिए यहाँ पर ये आवेदन पर हस्ताक्षर भी करता है, ये आवेदन को जांच अधिकारी को भी भेजता है। ये दोनों सही है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास में ए और सी इसका ऑप्शन नहीं है, लेकिन ए और सी दोनों होंगे। सार्वजनिक नोटिस कितने दिनों के लिए जारी किया जाता है? तो ये तो सिंपल है, 8 दिनों के लिए यहाँ पर पब्लिक नोटिस जारी किया जाता है। पब्लिक इंक्वायरी ऑफिसर का मेन काम क्या है? ऋण आवेदन की जांच करना, आपत्तियों पर विचार करना, या ऋण आवेदन बैंक को भेजना, या उपरोक्त सभी। ऑब्वियसली ये जांच भी करेगा, आपत्तियों पर विचार भी करेगा, और अगर कोई आपत्ति आई है तो बैंक को वापस भेजेगा। बैंक जो है इंक्वायरी ऑफिस करेगी, ऑफिसर को यहाँ पर अपॉइंट करेगी। ध्यान रखना है, पब्लिक इंक्वायरी ऑफिसर और इंक्वायरी ऑफिसर दो अलग अलग चीजें हैं। पब्लिक इंक्वायरी ऑफिसर कौन होता है ये आपको मुझे बताना है। रजिस्ट्रार लेवल के ऑफिसर होते हैं, रजिस्ट्रार के इमीडिएट सबऑर्डिनेट्स होते हैं ये लोग। तो ये जो है सभी काम करेगा। नेक्स्ट हमारे पास में है, ये ठीक है ना, आपत्तियों पर विचार करना, हाँ ठीक है, सब करेगा। नेक्स्ट हमारे पास में लोन आवेदन प्राप्त होने के बाद में रिसीविंग ऑफिसर क्या करता है? ये हमने अभी भी कर लिया है। सार्वजनिक नोटिस कितने दिनों के लिए होता है? 8 दिन का, ये भी हो गया। ये दोबारा लग गई है इसमें। इंक्वायरी ऑफिसर को ऋण आवेदन की जांच कितने दिनों में पूरी करनी होती है? तो यहाँ पर 15 दिन का टाइम है। 15 दिन के अंदर इंक्वायरी ऑफिसर को जो है जांच करनी होती है कि जिस जमीन पर लोन जो है यहाँ पर मांगा जा रहा है वो सही है या नहीं, उससे वापस रकम की वसूली की जा सकती है या नहीं। ऋण आवेदन की जांच रिपोर्ट में क्या शामिल होता है? ऋण राशि भी होती है, सुरक्षा का विवरण भी होता है, उद्देश्य भी होता है। तो हमारे पास में सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ऋण आवेदन का निर्णय जो है कितने दिनों में लिया जाना चाहिए? ये जो है लैंड डेवलपमेंट बैंक के लिए है, तो बैंक को जो है यहाँ पर 30 दिनों के अंदर निर्णय लेना पड़ेगा। और अगर ऋण अस्वीकृत होने पर आवेदक को क्या सूचित किया जाएगा? कारण यहाँ पर बताया जाएगा कि क्यों आपका लोन रिजेक्ट कर रहे हैं। और अगर स्वीकृत होने पर आवेदक को क्या करना होता है? बैंक के शेयर खरीदने होते हैं सबसे पहली बात, और ऋण राशि प्राप्त भी करनी होती है, दस्तावेज भी जमा करना होता है, ये सभी चीजें करनी होती है। डीज करेक्ट आंसर। धारा 78 के तहत दस्तावेजों की प्रतियां 3 महीने के अंदर, जो भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है उसकी प्रतियां जो है 3 महीने के अंदर यहाँ पर भेजी जानी आवश्यक होती है। रिकवरी ऑफिसर डिफॉल्टर के खिलाफ वसूली प्रक्रिया किसके खिलाफ सबसे पहले शुरू करता है? सबसे पहले जो है जिसने लोन लिया है उसके खिलाफ शुरू करता है, उसके बाद में गारंटर पर जाता है। ठीक है। सेल ऑफिसर द्वारा संपत्ति की जब्ती किस समय के बीच सूर्यास्त से सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में यहाँ पर की जाती है? यदि संपत्ति की बिक्री से प्राप्त राशि बकाया राशि से अधिक है, अगर प्रॉपर्टी को बेचा है और जितना लोन था उससे ज्यादा पैसा मिल गया है, तो वो क्या हो जाएगा? वो यहाँ पर जो है आवेदक को दिया जाएगा। यानी सॉरी, आवेदक को नहीं है, आवेदक तो सोसाइटी हो गया ना, डिफॉल्टर को, जिसने लोन लिया था उसको दे दिया जाएगा कि भाई 1 लाख रुपए मिले हैं और तेरा लोन 60,000 का था तो 40,000 रुपए तू वापस जा करके ले जा। जो भी उसके अंदर से लागत भी वसूल करके जो भी पैसा बचेगा। यदि संपत्ति की बिक्री से पहले डिफॉल्टर पूरी राशि का भुगतान कर देता है तो जब्ती रद्द कर दी जाएगी। सेल ऑफिसर द्वारा संपत्ति की बिक्री के लिए नोटिस कितने दिन पहले दिया जाना चाहिए? सेल ऑफिसर कितने दिन का नोटिस देता है? 15 दिन का। यदि संपत्ति की बिक्री के दौरान परचेजर भुगतान करने में, अभी किसी ने बिक्री में नीलामी तो लगा दी, नीलामी लगाने के बाद में पता चला कि उसके पास पैसे ही नहीं है उतने, तो ऐसे केस में क्या किया जाएगा? संपत्ति को दोबारा से बेचा जाएगा, दोबारा नीलामी की जाएगी। नेक्स्ट है, यदि संपत्ति की बिक्री के दौरान कोई व्यक्ति संपत्ति पर दावा करता है तो क्या करेगा? अगर नीलामी हो रही है और कोई दूसरा आदमी आकर के दावा करता है कि नहीं इसमें तो मेरा अधिकार है, आपने लोन ही गलत आदमी को दे दिया, अब उसने लोन ले लिया, आपने लोन दे दिया, तो मेरी क्या गलती है इसके अंदर? जो है मेरा अधिकार है। अगर कोई ऐसा दावा आता है तो दावे की जांच की जाएगी यहाँ पर। और यदि संपत्ति की बिक्री के दौरान परचेजर भुगतान करने में विफल है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है? उसकी जो है जमानत जब्त कर ली जाएगी, सिक्योरिटी उसने जो जमा कराई है नीलामी के टाइम पे वो यहाँ पर जब्त की जाएगी, और तो क्या ही कर सकते हैं। यदि संपत्ति की बिक्री के दौरान खरीदार भुगतान करने में विफल रहता है तो संपत्ति को दोबारा बेचा जाता है, तो पहले खरीदार को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा,
कुछ भी नहीं मिलेगा उसको, जो सिक्योरिटी उसने जमा करवाई है वो जब्त कर ली जाएगी। तो चलिए आज की ये क्लास थी, आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। आपके कोई डाउट्स हैं तो भी लिख करके बताएं, जल्दी हम एक ग्रुप क्रिएट करेंगे जिसके अंदर जो भी मैंने आज तक पढ़ाया है उन सबकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।